हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका हिंदी का वर्मा प्रेस 2026 का फर्स्ट मॉडल पेपर लेके आए हैं। ये आप 2026 का पहला मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। इसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अच्छा से करा देंगे आप लोग को। और अगर आप लोग इस तरह का पांचों सेट अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के मतलब ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 और सब्जेक्टिव में 50 में 50 बिल्कुल मिल जाएगा। समझ गए? तो ध्यान से आप लोग देखिए। अभी तक जो हिंदी नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर कुछ नहीं पढ़े हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। अगर आप लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी हम बना दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग और भी वीडियो देख सकते हैं और 6 बजे डेली लाइव जुड़ सकते हैं। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। हिंदी सेट 1 देखिए, ये 2026 का है। आप लोग देख लीजिए, 2026 लिखा है तो 2026 वाला है, ये न्यू वाला हिंदी सेट 1। चलिए अब पहले हम लोग क्वेश्चन के साथ गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए देखिए, गद्यांश पढ़ते हैं। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है, माने वोकैबुलरी, बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगी। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये गद्यांश आपको एक बार पढ़ना है। अब पढ़ के पता चल गया ये पुस्तक के बारे में है, तो ध्यान से देखिए इसको। पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? तो ये हमें ज्ञान देती है, प्रेरणा देती है और मनोरंजन भी देता है। देखिए आप लोग अभी तुरंत पढ़े, ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन हो गया। डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? तो मोबाइल और कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। अगला, प्रतिदिन पुस्तक के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? तो मोबाइल के उपयोग, ये गलत है। मानसिक क्षमता का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, ये सही है। मानसिक मतलब दिमाग तेज होगा और हम लोग सही निर्णय ले पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार है। ज्ञान माने क्या हुआ? शिक्षित होना, शिक्षा ग्रहण करना। चलिए अब पद्यांश आ गया। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एकदम सेम यही पेपर रहेगा आपका एग्जाम में, सेम इसी तरह रहेगा और यही हो सकता है पैसेज भी आपका मिल जाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पर्वत कहता है शीश उठा के तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहता है धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। चलो अब देखो, कविता प्राकृतिक संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहता है? तो मन में गहराई लाने। सागर कहता है, पर्वत कहता है शीश उठा के तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो कविता में पर्वत का संदेश क्या है? ऊंचा और महानता पाना, ऊंचा उठना। सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाता है? गहराई को। उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन परिस्थिति का प्रतीक है? कठिनाई और सफलता। देखिए ये जो सेट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग 2 बार 3 बार इसको ध्यान से देखिए। समझ गए? अब वीडियो कैसे बनाया आप लोग कमेंट कीजिए, और भी किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ वर्मा प्रेस भी लेके चल रहे हैं। समझ गए? चलिए अब क्या है? ये वाक्य है, ग्रामर सेक्शन। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। 2 क्वेश्चन है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। तो 2 गो है, तो मिश्र वाक्य। मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेल में अच्छा है। तो ये क्या? मोहन पढ़ाई करता है, ये अलग है। सोहन खेलों में अच्छा है, ये भी अलग है। दोनों तो संयुक्त वाक्य हुआ है और योजक द्वारा जुड़ा है। ये फल खाया जाता है, ये कर्मवाचक है, क्योंकि अगर रहता फल खाते हैं या राम फल खाता है तो कर्ता का प्रधानता अगर होता है तो कर्तरीवाच, यहाँ कर्म की प्रधानता है, फल ही पहले है, तो इसलिए ये कर्मवाच हुआ। आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा पद है? तो ये इसमें बादल जो है संज्ञा है। समझ गए? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, ये है ना। 13 नंबर देखिए, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। त्रिलोक किस प्रकार का समास है? द्विगु। त्रिलोक से संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्विगु समास है। द्विगु माने 2 गो, 2 गो माने 2, 2 माने संख्या। ईमेल लेखन किससे संबंधित है? ये आधुनिक संचार प्रणाली है, इंटरनेट जिसमें आता है।
पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाता है, इसमें कौन सा अलंकार है? ये मानवीकरण अलंकार है। अलंकार का हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें सब आपको समझा देंगे जो जो पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब आगे चलते हैं। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांति बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चित सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल बहता तीस्ता में मिल रहा था। मदथिम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियां सी घुंघरुओं की झुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। लायुंग किस प्रकार के बस्ती बनाई गई थी? लायुंग में शांत और नन्ही सी बस्ती थी, तो बी नंबर होगा। अगला यहाँ पे देखिए है शांत और नन्ही सी, यहाँ पे लिखा है ना। अगला प्रस्तुत गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? मंदिर की घंटी और घुंघरुओं की झुंझुनाहट से। चलिए अब आगे देखते हैं। यह दंतरुनी मुस्कान का है, वो तो सिक्किम की यात्रा का था, गंगटोक का। तुम्हारी यह दंतरुनी मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती जान। धूली धूसर तुमने ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, मैंने कमल। परस पाकर तुम्हारी ही प्राण पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मृतक में भी जान डाल देना का अर्थ क्या है? हताश और निराश व्यक्ति में खुशी का लहर, जो कि बच्चा मुस्कुराता है तब होता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का अर्थ क्या है? तो ये गात मतलब शरीर होता है। चलिए ये तो हो गया, बुक का ही था 19-20 बुक का था। अब चलिए देखते हैं 21 नंबर से। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाता है? तो ये खेल के साथियों को या अपने मित्रों को। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेके आया था? योग संदेश। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? वीर रस की, वीर गाथा। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की गई है? तो बादल की तुलना किससे की गई है? धरती से। यह दंतरुनी मुस्कान कविता के कवि कौन है? इंपॉर्टेंट है ये, नागार्जुन। नाग सांप निकालता है दांत, इससे भी याद कर सकते हैं आप लोग। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा, जो ये तिब्बत का धर्मगुरु है। फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का। संगीतकार का अर्थ क्या है? मुख गायक। मुख गायक का साथ देने वाले गायक, यही होगा जो साथ देता है। मनु भंडारी की हिंदी प्रधानाध्यापक का नाम क्या था? शीला अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। हलदर साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी? दोनों देशभक्त थे। चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए सब्जेक्टिव भी चलते हैं, क्योंकि 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, तो 31 नंबर से सब्जेक्टिव है। ध्यान से सुनिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोग हिंदी इसी से तैयार कर लीजिए अपना। चलिए देखिए, एक कमेंट कीजिए आप लोग और लाइक कर दीजिए ये वीडियो को, और अपने एक दोस्तों के साथ आप लोग सभी शेयर करें। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? यह पद सूरदास का। तो गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिसके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। VVI ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आप हिंदी में कुछ नहीं पढ़े तो ये आपको 80 में 80 मार्क्स दिला सकता है वीडियो। पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का नाम? तो हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, नेताजी की मूर्ति का निर्माण कस्बे के ही हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने कराया था। लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? तो लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान देवदार, चीड़, बर्च और रोडोडेंड्रॉन जैसे वृक्ष देखे। ये सब पर्वतीय वृक्ष है, आप लोग याद रखिएगा। वीडियो कैसे लगा आप लोग को? आप लोग लिख भी सकते हैं एक बार इसको, बुक जिसके पास नहीं है, या बुक में फिर टिक मार के आप लोग निकाल के सेट 1 वर्मा प्रेस या मॉडल पेपर 2026 जो नेट में डालिएगा उससे भी आप लोग देख सकते हैं, या हमसे नोट्स भी ले सकते हैं आप। कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कहता है? तो देखिए,
गर्जना एक प्रकार का क्रांति लाने का प्रतीक है, समझ गए। तो कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गर्जना क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम तो सभी को मिलता ही है। समझ गए। देखिए कितना मस्त बता रहे हैं हम सब क्वेश्चन। 2026 नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की? वही खीरा। नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को खीरा देने की पेशकश की। बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खान शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? तो बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खान शहनाई का रियाज करने गंगा नदी और बालाजी मंदिर जाते थे। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का नाम क्या था? एक कहानी यह भी पाठ के लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का नाम सुशीला था। ये गोरी थी थोड़ा। गीत के अंतर से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है? तो गीत के अंतरों से भटकने वाले गायक को संगीतकार संभालता है, संगीत वाला लोग। चलिए देखिए 10 मिनट में आपको कितना पढ़ा दिए हम। चलिए आगे देखते हैं। माता का आंचल पाठ में बेजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम हुआ? ये बहुत बढ़िया कहानी है। माता का आंचल पाठ में बेजू और बच्चों ने मूसन तिवारी, जो कि बूढ़ा था, को चिढ़ाया था। जब मूसन तिवारी पाठशाला जा रहे थे तब रास्ते में बच्चे ने उन्हें देख लिया और उन्हें चिढ़ाने लगा। बेजू और बच्चों ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ाया था। यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हैं। उन्हें चिढ़ाने का परिणाम यह हुआ कि मूसन तिवारी ने पाठशाला पहुंचकर बच्चों की शिकायत कर दी, इससे बचकर डरकर भाग गए। यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको समझ गए? छोटा छोटा करके लिख के याद कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर। ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। वीर योद्धा युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं। वे अपने वीरतापूर्ण कार्य से अपना परिचय देते हैं। वीर योद्धा अपने मुंह से अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते। वीर योद्धा धैर्यवान एवं क्षोभ रहित होते हैं। ये किसके बारे में बोल रहा है लक्ष्मण? परशुराम के बारे में। वीर योद्धा कभी अब सब नहीं बोलते। उसी को समझा रहा है कि आप वीर होते तो ये सब डायलॉग नहीं मारते। चलिए आगे देखिए, 15 मिनट में हो जाएगा। पान वाले और हलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। हलदार साहब देशभक्त और नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदलना उसके लिए एक देशभक्तिपूर्ण और प्रेरणादायक बात थी। पान वाला देशभक्त का मजाक उड़ाने वाले के रूप में एक साधारण और उपसाहसपूर्ण सोच रखता था। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली होता है। उसका रूप, सौंदर्य, रंग बिरंगे फूल, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रही है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस वीडियो को आप लोग सब तक पहुंचाइए, बहुत मेहनत से बनाए हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है, लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रही थी? तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बन रही थी। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता चला जा रहा था। उसके आसपास सिर्फ शून्य था। शून्य माने यहाँ आसमान का बात हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप और मिस नहीं कर सकते, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया है? पाठ लखनवी अंदाज में लेखक यशपाल ने उस सामंती वर्ग पर व्यंग किया है जो दोहरी जिंदगी जीने का आदी हो चुके हैं, जो असलियत से दूर अपने झूठे सामंती रौब को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, फिर चाहे वो प्रयास बेतुके और अजीब ही क्यों ना हो। यहाँ तक ही आप लोग लिख सकते हैं। वह अपने पुरानी सामंत वाली नवाबी छवि के न रहने पर भी उसे अपने साथ चिपटाए हुए बनावटी जीवनशैली जीते हैं। आजकल भी यही हो रहा है। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा विश्व युद्ध का है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? लेखक ने अपने जापान यात्रा के अवसर पर हिरोशिमा भी गए। वहाँ विश्व युद्ध में अणु बम बरसाए गए थे। रेडियोधर्मी पदार्थ से आहत लोगों ने लंबे समय तक कष्ट भोगा। लेखक उससे मिले भी, इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर यह अनुभव पर्याप्त नहीं था। अनुभूति होना आवश्यक था। वह गहरी चीज़ है। यह अनुभूति ही होती है जो संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को
आत्मसात कर लेती है, जो लेखक के साथ वास्तव में घटित नहीं होता। लेखक ने एक दिन हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया को देखा। इस स्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणों ने पत्थर को झुलसा दिया, व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समस्त ट्रेजेडी माने घटना जैसे पत्थर पर लिखी हो, उस छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। इतिहास जैसे उसके भीतर जलते हुए सूर्य सा उगाया। उस क्षण लेखक स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का वक्ता बन गया। आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जो मुख्य गायक को हौसला देते हैं? तो नाटक के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। चलिए आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेटर है, समझ गए। इसमें डेट आप लोग सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग के अध्यक्ष अभियंता को एक पत्र लिखना है, समझ गए। तो सबसे पहले सेवा में अध्यक्ष अभियंता विद्युत संस्थान रांची, डेट है। अब यहाँ पे लाइन आप लोग छोड़ के ये विषय लिखिएगा, बिजली आपूर्ति में बाधा। महाशय, निवेदन यह है कि आजकल हम छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही है, लेकिन नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। दिन हो जा रहा था, हम बिजली के होने का भरोसा नहीं करते। कभी कभी शाम को 5 से 10 बजे तक बिजली गायब रहती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया हमारी परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें, धन्यवाद। बउदी कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और अपना एड्रेस। यहाँ पे डेट जब लेटर लिखिएगा उस दिन का डेट है ये। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्द में चित्र प्रस्तुत करें। रामवृक्ष बोनीपुरी का है। भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वे एक गोरे चिट्ठे और मझोले कद के व्यक्ति थे। उम्र उसकी 60 वर्ष से ऊपर थी। उसके बाल पक गए थे। उसका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उसकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीरपंथी वाली कनपटी टोपी। जाड़ा आने पर काली कंबली ओढ़ लेते थे। उसके मस्तिष्क पर रामानंदी चंदन चमकता रहता था, जो नाक की एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहती थी। इस वेशभूषा में उसका व्यक्ति साधु की तरह प्रतीत होता। देखिए इतना पॉइंट है, लगभग 8-10। आप 1-2 पॉइंट अगर बीच में भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। चलिए ख़त्म हो गया, 52 नंबर तक ही है। चलिए 49 नंबर। आत्मकथा कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखें। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की यह झलक मिलती है। प्रसाद जी के जीवन में वेदना पीड़ा थी, वे सुख की कल्पना ही करते रह गए। इस कविता में उसकी निराशा और पलायनवादी प्रकृति झलकती है। प्रसाद जी अपने बारे में कुछ कहने से झिझकते थे। मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपने आत्मकथा में की है? तो मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा में अपनी माँ के निम्नलिखित गुणों की चर्चा की है। धैर्य, उसमें धरती से भी ज़्यादा धैर्य था। सहनशीलता, उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने पिताजी जो लेखिका थी की हर ज्यादती और बच्चों की हर इच्छा को शान से सहा। त्याग और ममता, वे त्याग और ममता की मूर्ति थी जिन्होंने सब कुछ सहकर परिवार को संभाला। संक्षेप में वे शांत, सहनशील और समर्पित गृहिणी थी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको निबंध जब लिखने आएगा तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। जैसे पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, पहले प्रस्तावना, उसके बारे में प्रदूषण की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, जल संरक्षण, जन जागरूकता, निष्कर्ष, प्रस्तावना। और आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा काट भी सकते हैं। जैसे पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वायु, जल, पृथ्वी, वनस्पति और जीव जंतु ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व स्वस्थ पर्यावरण पर भी निर्भर है। यहाँ तक ही आप लोग लिखिए इसको। आज औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। प्रदूषण की समस्या, अब इसको भी लिखना है आपको पॉइंट को। वर्तमान समय में वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। कारखानों से निकलने वाले धुआं, वाहनों की ध्वनि प्रदूषण, नदियों में गिराए जाने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषण के कारण अनेक बीमारी फैल रही है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। फिर वृक्षारोपण का महत्व, वृक्ष पर्यावरण के रक्षक है। वे वायु को शुद्ध करते हैं, वर्षा में सहायक है और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जल संरक्षण,
जल जीवन का आधार है, परंतु आज जल स्रोत तेजी से प्रदूषित और समाप्त हो रहे हैं। वर्षा जल संचयन, जल का सीमित उपयोग और नदियों तालाब की स्वच्छता द्वारा जल संरक्षण किया जा सकता है। जल संरक्षण से भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित जीवन प्रदान किया जा सकता है। जन जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण में जन जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों को प्रदूषण के दुष्परिणाम के बारे में शिक्षित करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, स्वच्छता अपनाना और ऊर्जा की बचत जैसे उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। जब समाज जागरूक होगा तभी पर्यावरण सुरक्षित होगा। निष्कर्ष, पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हम आज सचेत नहीं हुए तो अपने आने वाली पीढ़ी को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। अतः हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप 3 बार 4 बार कॉपी में लिखिए, लिखना जैसा याद हो जाएगा। देखिए दूसरा, डिजिटल शिक्षा का महत्व, इसको भी बता देते हैं थोड़ा। प्रस्तावना, वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने माने टेक्नोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। डिजिटल शिक्षा ने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाया है। आज डिजिटल शिक्षा समय की आवश्यकता बन चुकी है। ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता, जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टैबलेट के माध्यम से वीडियो लेक्चर, ई बुक्स और ऑनलाइन कक्षाओं तक आसानी से पहुंचना संभव है। दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले छात्रों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। लाभ और चुनौती, डिजिटल शिक्षा के अनेक लाभ है। इससे समय पर धन की बचत होती है। विद्यार्थी अपनी गति से अध्ययन कर सकता है और विश्व स्तरीय शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौती भी है, जैसे इंटरनेट की उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान की कमी, लंबे समय तक स्क्रीन देखने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या और सामाजिक संपर्क में कमी। भविष्य की शिक्षा व्यवस्था, भविष्य में शिक्षा व्यवस्था और अधिक डिजिटल एवं तकनीकी आधारित होगा। स्मार्ट कक्षाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल शिक्षा को और प्रभावी बनाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए सिखाने के नए अवसर उपलब्ध होंगे। निष्कर्ष, डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा को व्यापक और समावेशी बनाया है। यद्यपि कुछ चुनौती मौजूद है, फिर भी उचित संसाधन और प्रशिक्षण द्वारा इन्हें दूर किया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से एक शिक्षित और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। किसी एक का भाव स्पष्ट करें। ये लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ये राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद का है। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोला, हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सब धनुष एक सा ही है। फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि और लाभ क्या? राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे से तोड़ा। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, विष के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, तब तो धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये क्या है? बादल वाला है उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह बादल तुम बरसने के लिए बेचैन थे और अनमने से प्रतीत हो रहे थे। विश्व के लोग पीड़ित एवं प्यासे थे, सभी लोग तुम्हारी और आशा भरी नज़रों से देख रहे थे। यहाँ बादल क्रांति के प्रतीक बन जाते हैं। लोग क्रांति को अपनी समस्याओं से मुक्ति के रूप में देखते हैं। तब ये क्रांति के बादल अज्ञात दिशा से जाकर इस जलती धरा पर जल बरसकर उसे शीतल कर देता है। यह बादल यहाँ तक कि और पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ यही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विलुप्तता और क्रांति की चेतना को संभव बनाने वाले हैं। ठीक है, हो गया आपका पूरा एक सेट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब बता दिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और साइंस का भी इस तरह टॉप 100 देख सकते हैं, टॉप 300 वीडियो बना दिए हैं। मैथ भी देखिए आप लोग, इंग्लिश और सोशल साइंस भी। ठीक है, धन्यवाद।